शशांक, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। हाँ, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? चलिए, गुड आफ्टरनून शशांक। चलिए, डिम्पल और सोनिया भी आ गई। गुड आफ्टरनून डिम्पल। सोनिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? सोनिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए शशांक, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ बच्चे आए नहीं है। 1-2 मिनट वेट करके देख लेते हैं। और आज का टॉपिक शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई है। टॉपिक मतलब कल वाला ही, जो फर्स्ट टॉपिक है वही रिपीट होगा अभी। तो चलिए, पूजा भी आ गई है। हम्म, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश। सोनिया, हाँ नमस्ते। नमस्ते सोनिया। और प्रियंका नहीं है, कुलदीप नहीं है, रतन नहीं है। कहाँ गए सब? चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। कैसे हैं आप सब? हाँ डिम्पल, मैं भी अच्छा हूँ। सब बढ़िया। कोरोना दीदी से लड़ने की कोशिश की जा रही है सबके साथ। क्या करें, ये कोरोना कोरोना, ये हट ही नहीं रहा है दिमाग से। मुझे लगता है सबसे लंबा लॉकडाउन मेरा हो गया। चलिए खैर, वेट तो 2-3 मिनट तो हो गए वेट तो करते हुए। चलिए, तो बाकी बच्चे फिर क्लास में आ जाएंगे। रिपीट कर लूंगा थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल तो हमने पढ़ लिया था पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों में मैंने बताया था, पुर्तगाली पुर्तगाली सबसे पहले आए, बहुत सारी चीजें लेके आए, सारी चीजें उनकी कल हमने क्लास में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डच। ये डच कौन थे? तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो आप हॉलैंड नाम का कोई देश नहीं मिलेगा। अब उसका नाम नीदरलैंड है। तो बेसिकली ये हॉलैंड निवासी थे, ठीक है? और इनका ये डच नेम है कार्नेलियस डेहस्तमान। कार्नेलियस डेहस्तमान। इसने इन्हीं के नेतृत्व में इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले, अच्छा यहाँ थोड़ा ईस्वी गलत लिखा हुआ है, ये ईस्वी ऐसे होगा, ठीक है? और इसको आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा प्रिंटिंग का की अपनी समस्या है, खैर। और पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को भेज ही दिया इसका, ठीक है? तो फॉर ये जावा सुमात्रा, तब कार्नेलियस डेस्टमान जो है नेतृत्व में सबसे पहले ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग जाते हैं, भारत नहीं आते, ये लोग जाते हैं जावा सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये देखिए इंडोनेशिया, अगर आप लोग मैप देखिएगा भारत में तो यहाँ मिलेगा आपको।
हालांकि अंडमान निकोबार से अगर देखें तो सबसे नजदीकी यही पड़ता है। ठीक है, तो अब ये जावा सुमात्रा गए क्यों? वही मसाले के चक्कर में। ठीक है, इनको मसाला चाहिए था। और ये तो मतलब एक बोट लेके गए, एक 5-10 लोगों का मतलब जो जहाज लेके चलते हैं, लेकिन एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना जो है वो 1602 ईस्वी में हुई। यानी कि देखिए ये अकबर के पीरियड का टाइम, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो उससे थोड़ा सा पहले डच आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग दे सकता है कि किस किस कंपनियों की, पुर्तगाली, डच, ठीक है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सब के कंपनी के स्थापना का डेट मैच द फॉलोइंग दे सकता है। इसको भी दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, एक तो आपका मैच द फॉलोइंग, या फिर दूसरा क्रम, या फिर तीसरा तरीका ये है कि किसी एक डेट को मिसमैच कर देगा और कहेगा इनमें से कौन सही है, जो कि अक्सर कर यूपीएससी करती है इस तरह के सवालों को। तो डेट बहुत ज्यादा मैंने कहा आपको कि इतिहास में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब आप कंफर्म हो तभी डेट लिखिएगा, और ज्यादा डेट याद करने के चक्कर में नहीं रहिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी डेट को नहीं पूछता है, वो कॉन्सेप्ट को पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 50, अगर 10-20-25 डेट अगर आपको मुख्य मुख्य याद है तो उससे आपका काम आसानी से चला जाएगा, चल सकता है। ठीक है, तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया, डच जो कंपनी है यूनाइटेड, का नाम था, पूरा नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना होती है और इसको मिला टोटल 21 साल। और वहां की संसद ने पास किया कि भाई आपको 21 सालों के लिए एकाधिकार, मोनोपोली है, भारत और पूर्वी देश। तो भारत तो ये हो गया, और इसके जितने भी पूर्वी देश है पूर्व में, तो सारे देशों के साथ आप एकाधिकार कीजिए, मतलब व्यापार कीजिए, संधि कीजिए, युद्ध कीजिए, कब्जा कीजिए। ठीक है, वो सब आपको टोटल अधिकार दिए जा रहे हैं, और केवल आप ही को दिए जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अब डचों के आगमन से क्या हुआ कि पुर्तगाली पहले से थे और डच बाद में आ गए, तो क्या होगा, दोनों में क्लैश तो होना है। ठीक है, और डच की खासियत ये थी कि मैंने कहा ना कि ये मसाले के लिए ही आए थे बेसिकली। तो पुर्तगाली तो थोड़ा कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया भारत पे, लेकिन अंग्रेज द्वारा उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदी रह गए लास्ट में, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, तो अब पहले से ये कोई एक मैदान में है एक बंदा, तो जाहिर सी बात है कि उसका कंपटीटर रहेगा, तो समस्याएं होंगी। ठीक है, तो अब इनमें संघर्ष होना लाजमी था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आप तैयारी के फील्ड में जाइएगा तो आपके कंपटीटर होते हैं, वो आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं पर दुश्मन नहीं। पर यहाँ ये दुश्मनी वाली बात है, यहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे लोग। ठीक है, चलिए, तो अब इन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या किया, 1602 में कंपनी की स्थापना होती है, और 1605 यानी 3 साल के बाद ही पुर्तगालियों को पराजित करके अम्बायना अम्बायना नामक स्थान ले लिया, और मसाला द्वीपपुंज, ये इंडोनेशिया वाला है। ठीक है, 1609 तक जकार्ता के पास में एक जगह है, उसमें एक नगर बसाया उन्होंने, बोटेविया। कहीं बोटेविया मिलता है, कहीं बटेविया मिलता है, कहीं बटेविया मिलता है लिखा हुआ, कहीं बोटेविया, क्योंकि ये नाम, ठीक है, विदेशी नाम है तो थोड़ा सा इसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती है। तो बटेविया कहीं मिलेगा, कहीं आपको बोटेविया मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मलक्का 1641 में, तो इसको डेट को मैंने याद रखने के लिए, आप लोग नहीं इसको कीजिएगा बहुत ध्यान दे रहे हैं याद रखने के लिए, ऐसा नहीं। ये डेट मैंने सिर्फ इसलिए दे दिया है कि आपके पास दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाए कि कैसे कैसे आए थे और कहाँ कहाँ, बस डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रम देख लीजिएगा। यूपीएससी का सारा फोकस क्रम में होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं, जैसे बटेविया नगर स्थापित
कर रहे हैं जकार्ता में, मतलब इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता ही है, ठीक है। तो अब 1658 तक ये ईस्वी तक क्या आ जाता है? सिलोन। सिलोन मीन्स श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। तो अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर इसने अधिकार जमा लिया। पुर्तगाली श्रीलंका में पुर्तगाली थे, वहां पे उसको खदेड़ के ये अपनी दुकान लगा लेते हैं। दुकान का मीन्स अपना कब्जा जमा लेते हैं। और व्यापारिक उद्देश्य से ही बेसिकली ये भारत आए थे, ठीक है। तो डचों ने क्या किया, 1602 में जब ये कंपनी की स्थापना हो जाती तो बैटम के निकट, ठीक है, एक युद्ध में, बैटम एक स्थान का नाम हुआ, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करके ये बेसिकली कोरोमंडल तट पे आ रहा है बैटम। ये आपका अगर ऐसे ये भारत आ रहा है तो यहाँ पे कहीं बैटम, बैटम। जब अगर आपका ऑप्शनल अगर हिस्ट्री हो तो आप वहां पे इसके लोकेशन को देख के याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी लोकेशन से 60 नंबर का मैपिंग सेक्शन होता है, जो कि मैथमेटिकल है, मतलब 60 में 60 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से गेन नंबर किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ज्यादा नहीं। तो बेसिकली यूपीएससी है भी, मेहनत तो है ही, प्लस आईक्यू का भी टेस्ट है, ठीक है। केवल मेहनत का होता तब तो फिर कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। तो अब व्यापारिक उद्देश्य से डचों ने क्या किया, बैटम के निकट, बैटम मैंने आपको बता दिया गुजरात, ये देखिए कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल तट है, एक मालाबार, तो यहाँ ये मालाबार हो गया, कोरोमंडल तट यहाँ हो गया, कोरोमंडल, मालाबार, नीचे केरल, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात में कोरोमंडल तट पर उन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया। और फिर आपको पता है ये, जैसे कि बंगाल पहले क्या था, बंगाल में बिहार उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे, और बांग्लादेश भी, तीनों सम्मिलित थे। तो अब बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब मैं पीटी लिख दूं कभी तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वीवीआई। वो कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेगा यूपीएससी आपको कि महत्वपूर्ण कोटियां कहाँ कहाँ खुलेगी। तो देखिए जो कॉमन होगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मिठाई की दुकान अगर खुलती है कहीं, तो बगल में, उसके बगल में ही, आसपास 100 मीटर की दूरी पे या 10 मीटर की दूरी पे या बगल में ही एक दुकान जरूर खुल जाती है। तो आप वही फॉर्मूला यहाँ भी लगा लीजिए कि लगभग जितनी जगह पे डच आए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ठीक है, सब लोगों ने आसपास ही अपनी दुकान खोली, मतलब फैक्ट्रियां लगाई, कोठियां खोली। तो मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, ठीक है, सूरत है, वेम्बलीपट्टनम, कराईकल, नागपट्टनम, कोचिंग में। तो कोचिंग में आप देखिएगा, जो कल वाला जो मैप है उसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लगभग सब लोगों ने वहीं पे मोस्ट ऑफ देम खोली है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान होंगे वहां केवल एक, किसी एक व्यापारी कंपनी ने अगर अपना कोठी खोला है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, उस मैप को देख लीजिएगा, मैप से आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो डचों ने सबसे पहले बंगाल में कहाँ खोली थी, डच ने बंगाल में फैक्ट्री खोली, पीपली में। एक पिक्चर भी आई थी पीपली लाइव, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। ये 1627 में खुली है। 1627 का टाइम है, मतलब ये जहांगीर का समय है, 1600, हाँ जहांगीर का समय है, जहांगीर और फिर शाहजहां के समय के बीच का है। तो अब फिर दूसरी फैक्ट्री उन्होंने खोल दी है 1627 के बाद 1653 में, हुगली में, हुगली के निकट तिनसुरा, मतलब ये बंगाल में खोल रहे हैं ये लोग। एक हुगली जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। ये हुगली जो है, ये हालांकि ये हुगली है, वहां हुगली होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चिंसुला में बेसिकली ये बंगाल में है। तो बंगाल में इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री, एक तो बंगाल में पहली खोली पिपली में, और दूसरी भी चिंसुरा में खोली, ठीक है। और चिंसुरा में एक गुस्तावुस नाम का एक किले का निर्माण, मैंने आपको बता दिया था, कोई भी शहर में क्या होता था, ये किला बना दिया गया, लंबी लंबी दीवारें बड़ी बड़ी खींच दी गई,
खड़ी कर दी गई और उसके अंदर एक पूरा छोटा एक लगभग छोटा सा शहर हो गया। जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी और सुरक्षा भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये किले का निर्माण इसलिए करते थे। ठीक है, बाद में यही आगे चल के आप देखिएगा डचों ने क्या किया, कासिम बाजार, ये भी आपका बंगाल में है, और पटना में। पटना में बेसिकली शोरा, ये बारूद बनाने के काम में आता है। शोरा ये केमिकल है जिससे बारूद बनता है, तो ये शोरे का उत्पादन वहां से किया जाता है, पटना से। नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गुस्तावुस। मैं प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा ताकि बाद में याद करते वक्त या पढ़ते वक्त में आप कंफ्यूज ना हो। क्या नाम था? गुस्ता, गुस्सा आया, डचों को क्या आ गया? गुस्सा आया, गुस्सा, गुस, गुस्तावुस हो गया। ठीक है, आप इसको फैमिलियर करके पढ़ सकते हैं। जितना चीजों को फैमिलियर करके पढ़िएगा, चीजें आपके लिए उतनी ही ईजी होंगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके। थोड़ा कम पढ़ना है लेकिन ठोस पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, पुलिकट के बाद हमेशा इसकी साथ एक समस्या रही कि अगर कोई जगह पे ज्यादा दुकान खुल गई, यानी ज्यादा फैक्ट्रियां किसी और व्यापारिक कंपनी ने खोल दी है, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक अब उतना उचित नहीं है, तो फिर पुलिकट जो पहले स्थान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बदले अब नागपट्टनम बना दिया गया। ठीक है, नागपट्टनम, ये भी आप उस पहले वाले जो वो है आपका, उसको देख लीजिएगा मैप को, जो मैंने भारत का मैप किया। नागपट्टनम याद रखिएगा। यहाँ पे जो चक्रवात है वो आया था। ठीक है, अभी 5-6 साल पहले, तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ था ये क्षेत्र। ठीक है, बेसिकली ये सब क्या है, कोस्टल एरिया है। तो जब भी देखिएगा खुल रही है चीजें, अगर फैक्ट्रियां, तो सब कोस्टल एरिया में खुल रही है। क्यों? क्योंकि बंदरगाह है आसपास, अगर खोल दिया, बहुत सारे खोल दिए गए, लेकिन कोस्टल एरिया में ही खुलेंगे, क्योंकि नाव से आए, सामान डाला और व्यापार किया, खरीद फरोख्त आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस व्यापारिक व्यवस्था को सहकारिता यानी कार्टेल कहते थे। मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था, कार्टेल अभी बहुत कुख्यात है, विख्यात तो नहीं कहूंगा, कुख्यात है मेक्सिको के ड्रग माफिया की वजह से। तो ये लोग आपस में ही ड्रग लेते, खरीद फरोख्त करते हैं, और बाहर से किसी को एंट्री नहीं करने देते, या फिर अगर एंट्री करना तो आपको उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। सहकारिता में भी यही चीज होता है। कार्टेल बेसिकली मैक्सिकन वर्ड है, वर्ड कौन सा पता नहीं, पर मैक्सिको में ये यूज होता है, तो कार्टेल कहते हैं। ठीक है, ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल। ठीक है, तो अब डचों ने किसको रिप्लेस कर दिया? पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगाली को समुद्री व्यापार से तो ये हटा दिया, लेकिन अब उसके बाद कौन आ रहे हैं? पीडीई। मैंने आप लोगों को पहले भी फॉर्मूला बताया है, पीडीई। अगर मुख्य मुख्य बात करें तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और इंग्लिश और फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली के बाद डच आ रहे हैं, ये इनको रिप्लेस कर दिया, और इसको कौन रिप्लेस करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये करेगा। लेकिन अब इसके बाद ये फ्रांसीसियों को भी रिप्लेस कर देंगे आगे चलकर। ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अब ये जो अंग्रेजी, इसमें सर्वशक्तिमान, क्योंकि आपको भी पता है कि अंग्रेजों का भारत में राज हुआ, तो बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने आई, अपना इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन एक दूसरे को ये हटाते भी गए। तो अंग्रेज बेसिकली, अंग्रेजों का बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना इस बात पर निर्भर था कि उनकी नौसैन्य शक्ति जो थी बहुत कमाल की थी, बहुत ज्यादा ताकतवर थी। तो ये आज भी वैसे ही है, आज भी वैसा ही है कि उनकी नौसैनिक शक्ति जो है बहुत उम्दा है, मानी जाती है। भारत से तो उम्दा ही है बहुत छोटा सा देश, लेकिन नौसैनिक शक्ति आज भी उनकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, डचों को, कि मत एक बेदरा का युद्ध होता है, इसको याद रखिएगा ये डेट के साथ। ये थोड़ा सा डेट नहीं भी याद है तो ये कम से कम बेदरा का युद्ध है, याद रखिएगा। अब बेदरा का युद्ध नहीं याद है तो अंग्रेजों ने डचों को बहुत बेदर्दे से हराया।
अंग्रेजों ने डचों को बहुत बेदर्दी से हराया, बेदरा का युद्ध, ठीक है, जिससे कि उनका पतन हो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा कि आपसे बेदर्दी वर्ड था या बेदर था, आपको खाली अगर बेदर्दी याद हो गया, अगर नोमेनिक दिमाग में क्लिक कर गया, तो आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से डच भारत की राजनीति से 1700, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, पता मतलब मैं बोल नहीं पाता हूँ। और 1759, 55, 59 कहते हैं शायद इसको, ठीक है। थोड़ा सा डेट में हिंदी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत है कुछ डेट्स में खाली। तो 59 इसको कहते हैं, एक कम चार्ट होता है, हाँ, तो ये 59 है। 59 में ये डेट याद रखिएगा, बेदरा के युद्ध में एक ही डेट याद रखना है आपको। 1602 में इसकी स्थापना हो रही है और 1659 में डच और अंग्रेजों के मध्य, डच और अंग्रेजों के मध्य क्या हो रहा है, बेदरा का युद्ध हुआ, बेदर्दी से अंग्रेजों ने हरा दिया बेदरा का युद्ध। क्लियर है। चलिए, अब इस डचों की, ये डच थोड़ा सा यहाँ भी देखिए मिस्टेक है, ये नहीं होता, ठीक है। चलिए, डचों के पतन के लिए जिम्मेदार कारणों में को हम क्या मान सकते हैं, क्या कारण रहे। तो आपको पता, मैंने वैसे तो बता ही दिया पहले, नौशक्ति यानी नौसेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, ठीक है। और फोकस इनका क्या था, आधिपत्य जमाने में नहीं था, इनका फोकस था कि भाई मसाले का व्यापार करें, उस पर एक अधिकार करें, ठीक है। और 21 वर्षों का ये दिया गया, लेकिन अपने जो मूल स्थान है उससे बहुत दूर थे ये लोग, और इनको कोई मतलब जो करना है व्यापार आपको करना है, घर से कुछ नहीं मिलने वाला। घर से का मतलब ये संसद से या उस देश से, मूल देश है जो है। बेसिकली हम लोग देखिए कहते हैं, एक चीज और मुझे ध्यान आया, हम लोग भारत को कहते हैं मातृ देश, भारत हमारी माता है, ठीक है, मातृ देश। लेकिन विदेशों में ये मातृ देश नहीं चलेगा, ये वर्ड मत लिखिएगा, जब भी लिखना होगा तो वहां लिखिएगा पितृ देश, पितृ देश, पितृ देश लिखना होगा, पितृ देश, ये थोड़ी सी समस्या है, माउस से लिख रहा हूँ, पितृ देश। हम लोग के यहाँ मदर नेशन है, वहां उनके फादर नेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस बेसिक टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, और अत्यधिक केंद्रीय नहीं, अत्यधिक विकेंद्रीकरण की, केंद्रीय नहीं होगा यहाँ पे, विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाना। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति का स्रोत स्रोत अगर एक जगह होगा, वैसे ये देखिए, भारत में शक्ति का स्रोत जो है वो दिल्ली है, पूरे भारत को कंट्रोल दिल्ली से किया जाता है, एक जो ये है, ठीक है। लेकिन अगर 10 जगह से किया जाएगा तो क्या होगा, शक्तियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जब शक्तियां बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, आपस में फिर विवाद हो सकते हैं, जिससे कि केंद्र, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है, विदेशी आक्रमण होंगे, चाहे वो देश हो चाहे वो घर हो। अगर आपके घर में फादर है, ठीक है, अगर वो कमजोर है तो पड़ोसी आके भी लड़के चला जाएगा, ठीक है। तो शक्ति का स्रोत जहां पे हो वो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये 3-4 कारण थे, अब आगे देखते हैं। आते हैं हम अच्छा देखिए यहाँ भी फिर एक, ओहो मिस्टेक है यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC होगा। हालांकि आपको जो मैंने PDF दिया उसमें ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि मैं टाइपिंग में मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही रही है, हालांकि मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है, इसके लिए
क्षमा चाहूंगा। चलिए अब आते हैं हम इस राजनीतिक पटल पे अंग्रेज में। अब भारत की राजनीति में हमारे परम शत्रु या परम मित्र दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उनसे लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है। और हम भारतीयों के साथ समस्या ये है कि जो हम पर राज करके चला जाए हम उसे श्रेष्ठ मानने लग जाते। तो आज भी इंग्लिश बोलना, जबकि हमारा दिमाग हिंदी में सोचता है कि आपकी कोई अपनी मातृभाषा होगी तो उसमें सोचता है, वो इंग्लिश नहीं में आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वर्चस्व की भाषा जो है वो अंग्रेजी हो गई है, जबकि भाषा केवल संवाद का माध्यम होती है, ज्ञान का नहीं, ठीक है। चलिए तो, और ये अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कहा, ये हम लोग ऐसा मानने लगे हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेज जब आ रहे हैं, ब्रिटेन में एक छोटा सा देश है इंग्लैंड, ब्रिटेन आप ऐसे समझ लीजिए, ये ब्रिटेन अगर है ये 4 भागों में, आयरलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, और 2 और हैं, ये चारों मिलकर ब्रिटेन बनता है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब समस्या ये है कि इंग्लैंड उसमें से एक, जो भारत में जो कंपनी स्थापित की 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, उसको याद रखने का या उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज वाली बात खत्म। 16वीं ईस्वी में महारानी, ब्रिटेन के जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में उस कंपनी की का गठन होता है, और उसको 15 साल के लिए, देखिए वहां डच को दिया जा रहा है 21 साल के लिए, इनको दिया गया 15 साल के लिए, 15 साल के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार कीजिए। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड, इंग्लैंड, जो ब्रिटेन से ऊपर कौन है, डच, पुर्तगाल, यही सब तो लोग हैं। तो जब उनकी देखा देखी, इन्होंने जब उनको मालूम चला कि अरे फायदा बहुत है व्यापार में, 60 गुना तक मूल्य मिल जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस फायदे के लिए व्यापार सभी व्यापारिक कंपनियां करना चाहेंगी या देश करना चाहेंगे। जैसे चाइना कर रहा है वर्तमान में, पहले करुणा दीदी को हम पर भेज दिया, अब उसके मास्क और बाकी सामान खरीदिए, बीमारी दे दिया, अब दवाई खरीदिए, ठीक है। तो समस्या है, ये सब व्यापारिक कंपनियां करती हैं अक्सर ऐसा। आपके कहते हैं कि ना कि आपके जरूरतों को बढ़ाएगी पहले, और फिर उसके विकल्प को उपलब्ध करवाएगी। ये है बिजनेस प्रैक्टिस होता है, ठीक है। चलिए तो अब ये जो शाही फरमान इन्होंने दिया, इसी शाही फरमान को, ये शाही फरमान था महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्रदान किया गया, इसी को चार्टर अधिनियम कहा गया। आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया है, ये 1773 से 1947 तक का जो अधिनियम, 58 में इसका बीच देख कर लीजिए आप, 1858, ये 58 जो है, यहाँ तक तो कंपनी का शासन चला, इसलिए चार्टर एक्ट कहा गया इसमें। उसके बाद ब्रिटेन की संसद का शासन स्थापित हो गया, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, सॉरी, पहले अप्रत्यक्ष था यहाँ पे, अब फिर प्रत्यक्ष हो गया। जब प्रत्यक्ष हो गया तो ये भारत शासन अधिनियम कहा गया, भारत शासन अधिनियम। अच्छा, कुछ बच्चों की का कहना है कि मेरी हैंडलिंग बहुत पुअर है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे माउस से लिखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी भी एक सीमा है यहाँ पे। अब जैसे भी लॉकडाउन खत्म होता है, कुछ मार्केट में मिल जाएगा तो ये उपलब्ध हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ मेंबर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है डायरेक्टर्स 26 लोग थे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये मैंने बता रखा है, क्लास में नोट्स भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसी में छोटी सी जानकारी देनी थी यहाँ पे कि फैमिलियर हो जाइए आप। 26 सदस्यों को मिलाकर डायरेक्टर का गठन किया गया, ठीक है। अब 1608 में भारत में पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खुली गई थी, भारत में 1608 में, क्योंकि 1608 में आ रहा है, यानी जहांगीर के शासनकाल में।
अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी है, 1608 में जहांगीर बन चुके हैं। ठीक है, वही जंजीर वाले, क्या कहते हैं, अनारकली वाले शहजादा सलीम, अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में सूरत में गुजरात में सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोली जाती है, और इसी व्यापारिक कोठी को ही गोदाम या कारखाना भी कहते थे, क्योंकि सारा माल, गोदाम क्यों, क्योंकि सारा माल वहीं स्टॉक में रखा जाता था बेसिकली। तो अब 1600 में जब ये बन गया तो 8 साल में भारत में इन्होंने एक व्यापारिक कोठी भी खोल दी। और शाही कृपा मतलब कि अब शासन तो कैप्टन हॉकिंस का ये है, जहांगीर का है, ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब इस राजा से अगर हम कुछ सहूलियतें प्राप्त कर ले तो ज्यादा अच्छा। तो उससे फेवर प्राप्त करने के लिए, शाही कृपा प्राप्त करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपने राजा, वहां के राजा थे ब्रिटेन के जेम्स प्रथम, उसके एक लेटर लेके, ऑफिशियल लेटर लेके दरबार में, जहांगीर के दरबार में पहुंच गए कि भाई हमें थोड़ा व्यापार करने की इजाजत दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है जो बिटवीन द लाइन है, अंग्रेज आ रहे हैं तो अपने देश के लिए आ रहे हैं कि हमारे देश को व्यापार से कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये दुश्मन या दोस्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल है, हाईली प्रोफेशनल है। और ये पूरे आजादी के समय तक देखिएगा कि कोई भी इन अंग्रेजों की यूनिटी को तोड़ नहीं पाया। कोई भी अंग्रेज भारतीयों के, भारतीय राजाओं के हाथ नहीं बिके, इंफॉर्मेशन पास नहीं की, जैसा कि भारतीयों ने किया, लेकिन अंग्रेज ने कभी ऐसा नहीं किया। ये बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो एक शाही कृपा पात्र, मतलब जो इसको प्राप्त करने में कुछ फेवर मिल जाए, दिल्ली की भाषा में क्या कहते हैं इसको, जैक लगाना। ठीक है, तो जैक लगा दिया गया। तो फिर अब ये क्या था, तुर्की और फारसी का ज्ञाता था ये, विद्वान था ये, विद्वान तो नहीं कहेंगे लेकिन जानकार तो था ही ये। ठीक है, तो क्योंकि जहांगीर की राज्य की जो भाषा थी मुगल सल्तनत में, वो फारसी थी। तुर्की ये घर पे बोलते थे, घर में बातचीत करने के लिए मुगल बादशाह जो होते थे वो तुर्की का प्रयोग करते थे, और अपने ऑफिस में यानी दरबार में फारसी चलती थी। तो ये दोनों का ज्ञाता था, तो उसी से डायरेक्ट। अब उस आपकी भाषा अगर जैसे अ, हरियाणा के लोगों की भाषा है हरियाणवी। ठीक है, और अगर मैं हरियाणवी में बात करूं तो बहुत सारे जो लोग जिनको हरियाणवी के भाषा का ज्ञान होगा उन्हें बहुत फैमिलियर नजर आऊंगा मैं। ठीक है, तो अब यही फैमिलियर होने की वजह से कि भाई एक जानकार मिल गया अपनी भाषा का, विदेशी है, कभी देखा नहीं मुगल बादशाह ने भी। ठीक है, ये अंग्रेज है, इंग्लिश मैन कहा गया। तो 400 का मनसब दिया गया, मतलब जागीर उसको प्रदान की गई, और खान की उपाधि दी गई। ठीक है, इसको कहा गया इंग्लिश खान। ठीक है, तो लेकिन ये सब तो हुआ, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि अरब व्यापारी जो थे, जिन लोगों ने अपना जैक लगाया कि नहीं नहीं हम लोग अरब हैं, मुस्लिम हैं, आप इनसे व्यापार नहीं कीजिए। ठीक है ना, उनको मौका मत दीजिए। और जैसे कि अरबों की जो मौके थे फिर वो कम होते। ठीक है, तो ये रीजन था। तो ये जो राजनीति रची गई इसकी वजह से व्यापार का तो अधिकार नहीं मिला। लेकिन फिर 1615 में देखिए, 1608 के बाद फिर ये आता है 1615। 1615 में हम क्या देखते हैं, जेम्स प्रथम, वही है जेम्स प्रथम। ये देखिए यहाँ भी जेम्स प्रथम ही है। फिर उन्होंने दोबारा भेजा सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। अब क्या होता है, कुछ जगह पे व्यापारिक फैक्ट्रियां, गोदाम, कारखाने खोलने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लें कि आप लोगों का कुछ कहना या कुछ है तो जरा देख लेते हैं। सोनिया का कुछ स्टेटमेंट है, इंडिया के नीचे है। क्या है सोनिया इंडिया के नीचे?
इंडिया के नीचे क्या है ये, इंडोनेशिया, हाँ हाँ इंडिया के नीचे ही है, ठीक है, इंडिया के एग्जैक्ट नीचे नहीं, लेकिन हाँ। चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि 1615 में तो ये आ चुके हैं, इनको व्यापारिक कोठियां खोलने की इजाजत मिल चुकी है। तो 23 में, अब ये बात 23 में आ गई, मतलब 8 साल तक, 8 साल में क्या किया इन्होंने, कितने जगह, बहुत जगह पे कोठियां खोल दी। मीन्स अपने फैक्ट्री सूरत में, देखिए सूरत हो गया गुजरात, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा, अजमेर, काफी जगह इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां खोल दी। और 40 तक मद्रास, जो वर्तमान में जो मद्रास मद्रास बोलते हैं, बेसिकली इसको कमिश्नरी बनाया गया, ठीक है। तीन ही सब कमिश्नरी थे, बम्बई, जो पहले बॉम्बे कहते हैं इसको, बॉम्बे, दूसरा हो गया कलकत्ता, और तीसरा हो गया, सॉरी कलकत्ता ऐसे होगा, कलकत्ता, और तीसरा है मद्रास। ये तीन जगह कमिश्नरियां बनाई गई, और तीनों में गवर्नर जनरल इन तीनों का हेड होता था, कौन, कलकत्ता वाले, ठीक है। तो मद्रास नगर की स्थापना की अंग्रेजों ने, ठीक है, जिसका अभी वर्तमान में नाम है चेन्नई, ठीक है। तो उस मद्रास नगर की स्थापना की, जिसके अंदर एक फोर्ट का नाम रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों अभी मैं बताऊंगा आपको, यूपीएससी में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी साउथ में मद्रास में जो किला का निर्माण होता है, एक बड़ा किला, उसका नाम रखा सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा, पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। और अ, विलियम विलियम करके एक नाम था, एक कोलकाता में खोला गया उस फोर्ट का नाम। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, सब यूपीएससी ने कभी पूछा है, यूपीएससी या किसी एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, कि दुर्ग के नाम है, मैच द फॉलोइंग। तो ये बहुत आसान है, इसको यहाँ ध्यान, अगर एक भी आपको पता है तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्ट लुइस करके है, फ्रांसीसियों ने खोला थे चंद्रनगर में, आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में, यानी बंगाल में ही खोली गई ये कोठी थी, ठीक है। अब व्यापार ये किया जा रहा है पूरा। 1661 में चार्ल्स द्वितीय आते हैं, ने कंपनी को एक आज्ञा प्रदान किया। अब ये राजा हैं ये, अब जेम्स प्रथम के बाद दो 100-200 साल हो गए ना, ठीक है, नहीं 100 साल नहीं हुए, 60-70 साल हो गए, तो अब राजा चेंज हो रहे हैं, जेम्स प्रथम के स्थान पर चार्ल्स द्वितीय आ जाते हैं, और एक आज्ञा पत्र प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर कंपनी को, भाई हम इतना दूर बैठे हैं, आप ऐसा कीजिए, अपना मुद्रा ढाल लीजिए, किला बना लीजिए, न्याय कीजिए, युद्ध कीजिए, संधि कीजिए, कब्जा कीजिए, ठीक है, जो भी करना कीजिए। इस तरह का एक अधिकार वाला पत्र मिल गया। एक अधिकार का पत्र मतलब कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये काम करने वाली है, ब्रिटेन की और भी जो कंपनियां हैं वो काम इस तरह से नहीं करें, ठीक है। चलिए, तो अब चार्ल्स द्वितीय, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि चार्ल्स द्वितीय जो थे, ये ब्रिटेन के जो सम्राट जो थे, इन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था, फलस्वरूप दहेज में मुंबई का द्वीप मिला था, ये तो पता ही है सबको, कल कल की क्लास में बताया मैंने। अब उसी को 1668 में क्या करते हैं ये, 10 पाउंड करते, 1668, ठीक है, आपको अगर डेट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मेन बात है कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहाँ पे ईआईसी ठीक लिखा है, ठीक है, तो ईआईसी को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। बंबई को किसने बसाया था, बंबई को पुर्तगालियों ने बसाया था, ठीक है।
बम्बई नाम का जो एक शहर जो है अभी वर्तमान में मुंबई जिसको हो गया, बेसिकली वो मुंबा देवी का है। एक वहाँ की जो स्थानीय देवी है मुंबा, तो मुंबा देवी के नाम पे ही मुंबई बना था और जिसको बाद में बम्बई कर दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ मुंबई नहीं होगा बम्बई होगा, तो बम्बई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब औरंगजेब के टाइम पीरियड में, यानी शाहजहां के बाद, ये शाहजहां का काल है, शाहजहां के बाद आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने बंगाल पे व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक फरमान जारी किया औरंगजेब के काल में बंगाल में। अब बंगाल क्या है, अब आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। बंगाल बहुत धनी प्रांत था। आज जैसा लूटा पीटा दिखता है बंगाल, वैसा नहीं था। ठीक है, बंगाल बहुत धनी प्रांत था, प्रांतों में से एक था, और कह सकते हैं कि बैठा के किसी को भी खिला सकता था। तो अंग्रेजों ने जो जितने कह सकते हैं कि जो कमाई की उन्होंने, ये है आपका बंगाल। बंगाल में जितनी भी कमाई की, फिर साउथ में जाके सारा युद्ध लड़ेंगे और अपना आधिपत्य जो जमाएंगे वो इसी पैसे से ही करेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी के बाद पानीपत का, हाँ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो है ये फिर यहीं पे लड़ा जाएगा। ये हम आगे चल के देखेंगे। है? तो अब हम देखते हैं कि अब गवर्नर गेरोल्ड, कंपनी के ही गवर्नर थे गेरोल्ड। इन्होंने ही आधुनिक मुंबई नगर की, मुंबई नहीं बम्बई होगा यार, गड़बड़ है थोड़ा। मुंबई का नहीं कीजिएगा, इसको प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप वहां पे मैंने बम्बई लिखा है। ठीक है सर, मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे मुंबई ही है। मैंने हर जगह बम्बई लिखा है, लेकिन यहाँ मुंबई है, हो गया है टाइपिंग में। उसको लगा कि मैंने गलत लिख दिया शायद, लड़के ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो गेरोल्ड का नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। मुंबई बम्बई की जो वर्तमान में जो नींव डाली गई थी वो गेरोल्ड ने डाली। ठीक है, और कंपनी का आप लोगों को पता है कि कोलकाता था पहले, ये जो पहले ये कोलकाता था, अब यहाँ से शिफ्ट हो गया बम्बई, बेसिकली मुंबई है। चलिए, ठीक है। जो प्रिंटेड, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिए हैं उसमें ये है, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसको ठीक करने की। अगर हो जाता है तो फिर मैं इसको ठीक करके डाल दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो 1787 में, ठीक है, ये सूरत से पहले, ये मुख्यालय तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ बनाया राजधानी। ठीक है, सूरत में ये फैक्ट्री इन्होंने खोली, सूरत से फिर यहाँ नीचे आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मुख्यालय कहाँ लाया जा रहा है, मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। अब औरंगजेब के बाद आते हैं, उसके ही एक गवर्नर थे अजीम खान, सूबेदार थे ये बंगाल के। इन्होंने अंग्रेजों को 3 गांव दिए। नाम था कालीकता, सूतानाथी और गोविंदपुर। ये अंग्रेजों को इन्होंने मतलब दिया, और अंग्रेजों ने बदले में क्या 1200 रुपए ही मात्र दिए वहां के जमींदारों को, जमींदारी के वजह। ठीक है, अब जमींदार बन गए। ठीक है, देखिए कालीकता, सूतानाथी, ये पुराना नाम है कोलकाता का। ठीक है, देखिए सूतानाथी और गोविंदपुर, तीनों को मिला के ही कोलकाता। बेसिकली यहाँ कोलकाता हो गया, जैसे कोलकाता नहीं कलकत्ता होगा यहाँ पे। समस्या है भाई, कलकत्ता, कलकत्ता लिखिएगा।
कोलकाता तो वर्तमान नाम है ना, कोलकाता लिखिएगा, इसकी नींव पड़ती है। ठीक है, अब सुल्तानाती की इन्होंने किलेबंदी कर दी। देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, फोर्ट विलियम, वहां भी एक फोर्ट विलियम बना है। कहाँ बना है? ये कोलकाता, मतलब बंगाल में। इसको याद, अब एक कॉपी में अलग से अभी लिख लीजिए, अभी ये लिख लीजिए, बाद में फिर आप भूल जाओगे। बंगाल में फोर्ट विलियम है, मद्रास में सेंट जॉर्ज है। बंगाल में फोर्ट विलियम और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट मतलब संत, संत जॉर्ज के नाम पे रखा गया। ठीक है, चलिए। और इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने, उसके जो क्या कहते हैं हेड बने, वो सर चार्ल्स आयर बने। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बंगाल में है, अभी तो वेस्ट बंगाल हो गया ये, और ये हो गया मद्रास, ये वर्तमान में चीन। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए कि 1600 में बन रही है। अब ये देखिए 1600 में, 1608 में बेसिकली, 1608 में ये व्यापारी तेल लेने जाते हैं कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और 1615 में इनको मिल जाता है ये। 1680 से निकाल लीजिए मोटा माटी 1697, 1697 को माइनस कीजिएगा तो लगभग 80 साल, लगभग 80 साल, 82 साल में, 82 साल होता है बेसिकली। तो आप उसको एक राउंड फिगर मानिए, 80 वर्षों में ही तीन प्रमुख बंदरगाह, बम्बई, मद्रास और कोलकाता, देखिए यहाँ कोलकाता ठीक लिखा है, कोलकाता पे पर अधिकार कर दिया। 80 वर्षों के अंदर भारत के तीन जगह पे देख रहे हैं, एकदम धीरे धीरे व्यापार अपना बढ़ा रहे हैं अपने आप, और भारतीयों को अपने ऊपर वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अब अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और फिर चीजें, और फिर चीजें बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। उसके बाद 1717 में ये है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, हैमिल्टन मार्ग और हैमिल्टन हाउस भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर थे बेसिकली। तो फर्रुख सियार को एक काफी गंभीर बीमारी हो गई थी। ठीक है, बीमारी का नाम तो नहीं मिलता, कहीं कुछ अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन किताबों में कुछ स्पष्ट नहीं कि कौन सी बीमारी थी। ठीक है, तो जो बीमारी थी, उस रोग से इसने मुक्ति दिलाने में बहुत, मतलब ये उस, अब राजा को आप ये कर दोगे तो क्या होगा, राजा को आप, ये डॉक्टर थे, ठीक है, उस रोग से मुक्ति दिलवा दी थी, राजा खुश हो गया, कहते हैं ना मोगैम्बो खुश हुआ। तो बस फिर उन्होंने क्या किया, बोला क्या चाहिए बताइए, कहा क्या, इन्होंने अपने लिए धन संपत्ति नहीं मांगी। देखिए यही है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी अंग्रेज आ रहे हैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे कि हमें राजपाट दे दीजिए, राजा बना दीजिए, कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हमारी कंपनी के लिए टैक्स माफ कर दीजिए, चुंगी माफ कर दीजिए, ठीक है, व्यापार करने की इजाजत दे दीजिए। देख रहे डेडिकेशन इनका। अगर कोई इंडियन होता तो क्या करता है, मालिक पहले मुझे मेरा घर भर दीजिए। ठीक है, पर यहाँ पे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, व्यापार के लिए चुंगी, जो बीच बीच में जो टोल टैक्स वगैरह जो है, और जो टैक्स जो लग रहा है, वो सबसे कहते हैं कि उसको कम कीजिए या खत्म कीजिए, और वही हुआ भी। तो इसके साथ ही क्या हुआ, ये सब तो उसको कुछ सुविधाएं दी गई कि व्यापार में चुंगी और करों से मुक्ति की तो बात की ही गई। इसके अलावा क्या किया गया कि मुंबई में जो टकसाल, मैंने आपको बताया था ना, सूरत से फिर ये वापस मुंबई में केंद्र बन गया, तो वहां पे अपनी मुद्रा छापते थे, ढालते थे सिक्के, तो उसको मान्यता दे दी गई। मुंबई टकसाल से जारी सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता दे दी गई, और इस फरमान को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की संधि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये मैग्ना कार्टा क्या है, आप इसको डिटेल में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल के लिए, ठीक है, एक है, इसी युद्ध से फ्रांस और उसके बीच में
ब्रिटेन के बीच में एक महत्वपूर्ण संधि होती है जिसको मैग्ना कार्टा की संधि है। बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, डिटेल में अभी नहीं जाएंगे इस पे। अगर कोई इंपॉर्टेंट संधि कहीं भी होती है संधि, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है, मतलब उसका उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें क्या हो गया, सिक्का ढालना आपको मान्यता मिल गई, युद्ध आप कर ही सकते हैं, वहां से आपको प्रमाण मिल चुका है ब्रिटेन से, या व्यापार में एकाधिकार होगा, युद्ध कीजिए, संधि कीजिए, किला बनाइए, जो करना है कीजिए। अब क्या है, और 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है उस पर इनका अधिकार हो गया, कब्जा हो चुका है। कंपनी जो 1600 में 1600 ईस्वी में जो एकदम शैशव अवस्था में थी, बच्ची थी, एक छोटा बच्चा था, ठीक है, 80 साल में देखिए इसकी हालत एकदम तंदुरुस्त हो चुकी है, भूभाग भी मिल चुका है उसको, लैंड ग्रैबिंग तो हो ही चुका है, कब्जा तो कर ही लिया गया है। तो इस कंपनी की इस उपलब्धि से अब ब्रिटेन के जो शासक वर्ग, अब उनको लगने लगा कि भाई कंपनी को हम हटा देते हैं, कंपनी तो हमारी ही है, तो उसको हटा देते हैं तो फायदा क्या हो जाएगा, हमें ये फायदा मिल जाएगा कि भाई जो जगह उन्होंने एक्वायर की है, कब्जा किया है, वो हमारे अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी बताया था कि क्या भारत को एक सुनियोजित तरीके से उस पर अधिकार जमाया गया। तो ब्रिटिश, इसके भी 2 पहलू हैं जो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो व्यापार करने आए थे, आप लोग यहाँ पे यानी भारतीय जो थे वो यहाँ पे आपस में लड़ रहे थे, सब बटा हुआ था भारत जैसा कोई एक, पूरा भारत का जो नक्शा वर्तमान में आप देखते हैं वैसा कुछ नहीं था, ये तो हमने बनाया, हमने यूनाइट किया। ठीक है, हालांकि ये बात पूरी तरह से निराधार है। निराधार क्यों है, क्योंकि भारतीय पुराणों में अगर आप जाइएगा तो बहुत सारे ग्रंथों में जम्बू द्वीप का नाम मिलता है। अगर आप लोग कुछ कभी थोड़ा पूजा पाठ वगैरह सुने, इसका इंटरेस्ट होगा, तो जम्बू द्वीप एका खंडे कहते स्टार्ट किया जाता भारत को। और ये आज से नहीं, ये ऋग्वेद वाली बात है यहाँ, ठीक है, समझ लीजिए बहुत पुरानी। तो एक भारतवर्ष की पूरी कल्पना की जा चुकी थी बहुत पहले हमारे ग्रंथों में। अंग्रेजों ने, हाँ ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसे अपने क्रियान्वयन करने का जो ये है, क्योंकि सब लोग अलग अलग बटे हुए थे, तो एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर अंग्रेज के दिमाग में भारत का कोई नक्शा था जिससे वो पूरा भारत को बना सके, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अब कुछ पीटी के लिए कुछ फैक्ट है, क्योंकि मुझे लगा कि रतन को कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ जाएगी अभी, क्योंकि रतन से सारा पेयर हो रहे हैं, तो रतन के लिए तो है ही, पर ये आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कुछ। हालांकि मैं इस तरह से कुछ तैयार कभी करने का पक्षधर नहीं है, लेकिन कुछ अब थोड़ा समय कम है उनके लिए, थोड़ा सा चलते हुए में हम इसको भी देखें थोड़ा सा, कि भारत में सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि कैप्टन हॉकिंस आए हैं, लेकिन वो राजदूत बन के आए हैं। ब्रिटिश नागरिक की अगर हम बात करें, नागरिक देखिए शब्द में ध्यान दीजिएगा, राजदूत नहीं पूछ रहा है, नागरिक पूछ रहा है, तो जॉन मिल्डन, ठीक है, मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल नाम के व्यक्ति आते हैं थल मार्ग से। वो सबको पता है कि भैया ये पानी के रास्ते से सब जहाज से सब आ रहे हैं, पर ये अफगानिस्तान के रास्ते होके आए हैं, थल मार्ग से भारत आने वाले। तो 1608 में तो आ रहा है ना जंग, अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे पहले एक ब्रिटिश आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, नील एक वर्तमान में तो अब लोग बहुत सारे अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, आला या फिर जर्मन डाया वगैरह। ठीक है, ये नील की खेती जो है वो, आप लोगों ने चंपारण में नील की खेती सुना होगा, है ना। तो ये नील की सबसे अच्छी किस्म बयाना में तैयार होती है। बयाना कहाँ पे है, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताएगा मुझे अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, बयाना कहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये कमेंट करके आप बताइएगा, मैं अभी कमेंट खोल के देखूंगा, पहले इसको पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि नील की खेती तो हो गया, अब बंगाल का में प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, विलियम हेजेज।
विलियम हेजेस थे, ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि अंग्रेजी जो है व्यापार की सर्व प्रमुख वस्तु क्या थी, तो सबके अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के प्रमुख वस्तु है सूती वस्त्र, ठीक है। तो वही डच जो है वो रेशमी धागों का उत्पादन कर रहे हैं, कच्चा रेशम, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। तो फ्रांसीसी कुछ अलग कर रहे हैं, हालांकि फ्रांसीसी के बारे में नहीं पता, लेकिन शोरा तो डच कर रहे थे, शोरा और रेशम, ठीक है। और अंग्रेजों का कपास पे था पकड़, इनको उस पे करना है। तो अंग्रेजों ने औरंगजेब ने क्या किया, जॉन चाइल्ड, तो ये गवर्नर थे, इनको निष्कासित कर दिया था। ये ब्रिटिश गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर थे बेसिकली, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, भारत के प्रांतीय गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, इसको भारत ने निष्कासित कर दिया था। ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा, बच्चे को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया, भगा दिया, ठीक है। एक शब्द आता है इंटरपोलर, ये ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है ऐसा लाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के टेक्निकल चीजों को यूपीएससी पूछने में माहिर है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अलग है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, उससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इससे ये इस कंपनी से अलग जो स्वतंत्र व्यापार कर रहा है अंग्रेज व्यापारी एशिया में, उनको कहते थे इंटरपोलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। रतन आप इसको बस अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। होलीकट में डच क्या करते थे, अपने सोने के सिक्के ढालते थे, तो सोने के सिक्के को क्या कहते थे, पैगोडा, ठीक है। और डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु क्या थी, नील, तोरा, ये बारूद बनाने में काम आता है, ये कपड़े को सफेद रंग करने में काम आएगा, मसाले, कच्चा रेशम, शीशा और अफीम। अफीम बेसिकली पटना से निर्यात होता था, ये आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। पटना बिहार की राजधानी, ठीक है। चलिए, अच्छा, डच की जो फैक्ट्रियां होती थी उसको क्या कहा जाता था, फैक्ट्री को फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो फैक्ट्री को फैक्टर कहा जाता था, उसके प्रमुख को, फैक्ट्रियों में जो प्रमुख होते थे, जैसे कि आज होंगे स्कूल में होते हैं एचओडी, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट जो होते हैं, या फिर कॉलेज में प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय में डीन हो गए। तो किसी कंपनी का सीईओ सबसे ज्यादा होता है। तो आज वर्तमान में जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इंडस्ट्री फैक्ट्री में तो अगर हेड कर रहा है तो उसको फैक्ट्री कर देते हैं, ठीक है। मसूलीपट्टनम से और सूरत से डच क्या करते थे, नील का व्यापार निर्यात करते थे। अगर अफीम की बात आएगी तो पटना, तो चाहे तो इसको अलग से लिख सकते हैं, पटना, ठीक है। और नील का व्यापार कहाँ से हो रहा है, निर्यात सूरत और मसूलीपट्टनम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डचों ने सबसे ज्यादा रेशम, कच्चे रेशम जो है उसका उत्पादन किया। तो देखिए, एक हो गया अंग्रेजों के लिए सूती वस्त्र, ठीक है, डचों के लिए कच्चा रेशम, निर्यात सबसे ज्यादा क्या करते थे, नील, उत्पादन करते थे रेशम के धागे। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब अंग्रेज के बाद आते हैं आने वाला जो यूरोपीय है, उस क्रम में अगला नाम है डेनिश का, यानी डेनमार्क निवासी। डेनमार्क का नॉर्वे के जस्ट नीचे डेनमार्क का, उसको उत्तरी ध्रुव आप एकदम ऊपर चले जाइए, अगर मैप वगैरह देखिएगा तो आपको दिखेगा।
तो ये 1616 में आते हैं भारत, और इनका कोई बहुत विशेष योगदान नहीं है। 1616 में आते हैं, 1620 में तंजौर में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं, 25 साल तक व्यापार करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो अपनी फैक्ट्रियां 1745 में अंग्रेजों को सौंप के भारत से चले जाते हैं। 1645 में रहते हैं, 1645 तभी तो 25 वर्ष होगा भाई, यहाँ 1645 होना चाहिए, 1645 क्या कर दिया है देखिए जरा सा। नहीं, यहाँ पे भी मैंने गलत ही लिखा है 1745 में, तो 1745 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष तक अगर व्यापार करता है। खैर मैं इसको देख के आपको करेक्शन कर दूंगा, ठीक है, इसकी चिंता ना करना, डेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। डेट इसलिए जब भी क्रम पूछेगा तो पी डी ई एफ, इसके बीच में फिर से डेनिश आ रहे हैं, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये क्रम याद रखिएगा, बीच में डेनिश है, यहाँ पे डेनिश है, लेकिन इसका कोई बहुत रोल नहीं है। उन्होंने कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी, व्यापार पे एकाधिकार स्थापित नहीं किया, ठीक है, थोड़ी शांति प्रिय देश है, चले जाएंगे भारत 25 वर्ष ये करने के बाद। चलिए अब आते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। जो ये क्या है, व्यापारिक दृष्टि से अगर हम बात करें, जितने भी लोग आए आपको बता ही चुका हूं मैं, सबसे अंत में कौन आ रहा है, फ्रांस के व्यापारी भारत आ रहे हैं, ठीक है। और 1664 में इसकी जो स्थापना हो रही है वो 1664 में हो रही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। देखिए सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी सब में कॉमन है, वो क्यों है, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये फ्रेंच है। तो जो जिस देश का होगा बस वो अपना देश का नाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्व के देशों से व्यापार हो रहा है इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का। इंडिया से व्यापार होगा, इंडिया ईस्ट में पड़ता है उनके पूर्व में, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इस तरह से ये। और बेसिकली ये कंपनी जो है, देखिए इंग्लैंड वाली जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, ब्रिटेन वाली जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, पर फ्रांसीसी जो है ये सरकारी नियंत्रण वाली थी, सरकारी कंपनी थी ये। और इसको हेनरी चतुर्थ के रिचलू और कोलबर्ट, बेसिकली इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कोलबर्ट याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने फ्रांसीसियों को पूर्वी व्यापार के महत्व को महसूस किया, और ये महसूस करते करते देखिए जब इनकी स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो रही है, 64 साल बाद ये महसूस कर रहा है। दिक्कत यही है, क्योंकि ये दोनों ब्रिटेन और फ्रांस, अगर आप देखिएगा अभी मैप में, तो ब्रिटेन है नीचे, फ्रांस है ऊपर, ठीक है, और दोनों में कुत्ते की बिल्ली वाली बैर है, ठीक है। हालांकि अब लड़ाइयाँ नहीं होती है, तो इन्होंने काफी लड़ाइयाँ लड़ रखी है, भारत के बाहर भी और अपने भारत के अंदर भी, और विश्व के अनेक देशों में वर्चस्व की लड़ाई लड़ चुके हैं ये आपस में। और जाहिर सी बात है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ बन के जो उभरा है वो ब्रिटेन उभरा है, इसलिए ब्रिटेन को कहा भी जाता है कि उसका जो साम्राज्य का जो सूरज है कभी अस्त नहीं होता, मतलब अगर यहाँ डूबा तो कहीं और निकल जाएगा, रात नहीं होगा, हमेशा सूरज चमकता रहेगा कहीं ना कहीं, इतना ज्यादा फैला रखा था, ठीक है। तो अब इसी दल ने क्या किया, सूरत में सबसे पहले, अब देखिए आ गई मेरी वही बात पुरानी, सही हो गई, 1668 में 4 साल, तो 1664 में ये स्थापना करते हैं कंपनी की, 64 में ये देखिए स्थापना कर रहे हैं, और 68 में 4 साल बाद सूरत में। सूरत में क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, सूरत में ही है सबसे पहले। कैप्टन हॉकिंस जो आ रहे हैं 1608 में, कहाँ पे खोल रहे हैं फैक्ट्री, सूरत में खुलवा रहे हैं, तो वही मिठाई की दुकान है,
समझ लीजिए एक ने खोली दूसरा भी वहीं जाके खोलेगा, ताकि लोगों को पहले से पता है बिजनेस ट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो अब ब्रिटेन फ्रांसीसियों के में क्या है कि फ्रांसीसी में फ्रांसिस मार्टिन, देखिए फ्रांस के फ्रांसिस मार्टिन है, ये भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट होता है। प्रारंभ जो हो रहा है वो इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है। और तंजावुर में जो शासक थे उनसे सेंट टॉमे युद्ध किया, युद्ध करके सेंट टॉमे भी कहीं कहीं मिल रहा है और कहीं कहीं थॉमे भी मिलता है, थॉमे, सेंट थॉमे। तो अब आप फिलहाल टॉमे से काम चलाइए, जो लिखा है ये सब अमूमन ज्यादा किताबों में, ज्यादा किताब में ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेंट टॉमे का को प्राप्त किया, ये तंजावुर में था। ठीक है, तंजावुर मीन्स केरल के तंजावुर की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राप्त किया वहां पे, फिर मद्रास के निकट आए, यानी तमिलनाडु, मद्रास मतलब का क्या हुआ, तमिलनाडु वर्तमान का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा तमिलनाडु, ये केरल हो गया आपका। तमिलनाडु में मद्रास, जिसको चेन्नई कह रहे हैं अभी, ये देखिए ये। ठीक है, वहां पे फोर्ट लुई, फोर्ट लुई ये किले का नाम है, यानी दुर्ग। अभी आपको मैंने एक विलियम, फोर्ट विलियम बंगाल वाले, फिर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, इन्होंने भी मद्रास के निकट पौंडीचेरी में, अगर आप मैप देखिएगा तो जस्ट ऊपर में कर्नाटक, तमिलनाडु में भी एक पौंडीचेरी है, मैंने आपको बताया, एक आंध्र प्रदेश में और एक यहाँ केरल के पास। ठीक है, 3 जगह पौंडीचेरी है। अगर आज आप लोग, थोड़ा सा इसमें मजा आएगा आपको देखने में, अगर किसी के पास मैप हो, मैप नहीं है तो गूगल तो होगा ही, तो गूगल डेटा में पौंडीचेरी डाल दीजिएगा, वो लोकेशन देखिएगा 3 जगह, तो तीनों के कैपिटल के नाम अलग अलग है, यमन, माहे और कराईकल। ठीक है, तो ये सब भी कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी, अनप्रडिक्टेबल है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री को बेसिकली मैप के साथ ही पढ़ा जाता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिनको आप मैप के साथ पढ़िएगा तो ये एकदम साइंटिफिक, साइंस की तरह आपको याद हो जाएगा, आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री में बहुत डेट्स रटने होते हैं, ये बकवास बात है। कुछ डेट रटने होते हैं, कुछ डेट का मतलब कि बहुत कम। ठीक है, 15%, आप मान लीजिए 15% से ज्यादा डेट आपको नहीं नहीं याद होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा याद कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये अब फ्रांसीसी जो आए मद्रास के निकट 1674 में, देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये फोर्ट लुइस जो है, लुई, इनके एक राजा होते थे, उनके नाम पे इन्होंने किले का नाम रख के फ्रांस उसको विकसित करना शुरू किया, डेवलप किया। तो पौंडीचेरी में, जिसको पुडुचेरी कहते हैं आज, केंद्र शासित प्रदेश में आता है, फांसी नहीं फ्रांसीसी होगा, यहाँ पे फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया, फ्रांसीसी होगा, फारसी छुपा हुआ है। ठीक है, फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया है। अभी जो मैं आप लोगों को इसका भी पीडीएफ भेजूंगा, तो उसमें ये सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, मुझे ध्यान है। तो अब जब ये 1701 में बना रहे हैं, अब आप देखिएगा, ये 1701 डेट थोड़ा सा गौर कीजिए, 1701 है ये, और 1701 के बाद अब 1961 में जाते हैं ये, 1961 में फिर ये भारत सरकार को सौंपते हैं, पुडुचेरी याद रखिए, हम चले फ्रांस वापस। 1701 से 1961, आजादी के बाद भी, आजादी तो मिल गई हमें 1947 में ही, अंग्रेजों से आजादी में स्वाधीन हो गए हम, स्वतंत्र तो नहीं, स्वाधीन तो अवश्य हो गए। तो 47 के बाद भी ये लोग बने रहे, अंग्रेज चले गए पर फ्रांसीसी बने रहे, 1761 में के लिए सौंपे जाते हैं पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी जो है। ठीक है, इसको, और फ्रांसीसी, फ्रांसिस्को, इसको फ्रैंको भी कहा गया है, इनका शॉर्ट नेम है फ्रैंको।
तो फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस्को मार्टिन, तो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वो जो स्थापक है वो इन्हीं को माना जाता है। ये अर्ली स्टेज का हुआ, ठीक है। अब इन्होंने भी क्या किया, ध्यान रखा कि भाई अंग्रेज अगर अपना वो कर रहे हैं तो हमें हमें भी कुछ अपना जमीन एक्वायर करना चाहिए। तो ये मुगल सूबेदार थे एक शाइस्ता खान, तो इन्होंने जमीन को खरीद के चंद्रनगर, नाम याद रखिएगा, बंगाल में पड़ता है चंद्रनगर, ये फ्रांसीसी बस्ती, ये इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शाइस्ता खान से लिया, ठीक है चलो कोई इशू नहीं, पर ये कहाँ है और कौन सी बस्ती है, तो बंगाल में है, फ्रांसीसी है, नाम है चंद्रनगर, ये ध्यान रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इसी तरह अब अपनी एक ब्रिटिश की दुकान है ही और अपने बगल में इसने फ्रांसीसी ने खोल दी, क्या होने जा रहा है, दोनों में प्रतिद्वंदिता आएगी, खून खराबा होगा। और अब आपको मैंने पहले ही बताया कि विश्व में जितने भी जगह उपनिवेश स्थापित किए गए ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस हर जगह गया कंपटीशन देने के लिए, मतलब तू जहां जहां मैं वहां वहां, ठीक है। तो वहां पे लड़ गए आपस में, यूरोप और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंदा चल रही थी। डच नहीं, यहाँ पे डच नहीं होगा, यहाँ अंग्रेज होगा, अंग्रेज, ठीक है, इसको अंग्रेज कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों का संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो उसका अब अगर पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे लड़ रहे हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह फ्रांसीसी और वो लड़ रहे हैं, अगर ब्रिटेन की कंपनियां लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है भारत में भी लड़ेंगी। तो यहाँ भी संघर्ष प्रारंभ हो गया, सत्ता को कब्जे में लेने के लिए, सत्ता पे एक अधिकार बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो 1693 में क्या, पौंडीचेरी पर डचों का, बेसिकली डच के आधिपत्य में आ गया था 1693 में। तो 1797 में फिर एक इंपॉर्टेंट संधि होती है, रिजविक की संधि, इसको याद रखिएगा। रिजविक की संधि डच और फ्रांसीसियों के मध्य हुई है। रिजविक की संधि कब हुई है, 1697 में। पहले उन्होंने डचों ने पौंडीचेरी को हथिया लिया, पौंडीचेरी पे किसका किसका ये था, क्षेत्र था, वो फ्रांसीसी क्षेत्र था। फ्रांसीसी क्षेत्र से क्या समस्या है कि भाई डच ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में फिर एक संधि हुई, रिजविक की संधि, और फिर फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। तो उसके बाद फिर ये क्या है कि इनका फ्रांसीसियों की जो गतिविधि है इस डेट तक 1606 से 1706 से 1720 तक गतिविधियां बहुत ही निष्क्रिय रही, ठीक है। जो चल रहा है उनकी फैक्ट्रियां तक बंद हो गई, ये भी देखने में आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1742 में ईस्वी के बाद फ्रांसीसी की नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या हुआ कि ब्रिटेन वाले जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी पर उसके पीछे भी ब्रिटेन के लोग थे, ठीक है, उनकी संसद थी। तो उनको लगा कि जब ये अपना आधिपत्य साम्राज्य फैला सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो अब साम्राज्य पूरे भारत में, अंग्रेज जहां जहां गए, सूरत में गए अंग्रेज, पहले फैक्ट्री लगा रहे हैं, जहां जाके फैक्ट्री डाल दिया, अन्य स्थानों पे भी जहां जहां फैक्ट्री लगा रहे हैं अंग्रेज, वहां वहां जाके और सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं। तो सत्ता को चुनौती फिर फ्रांस ने दे दी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया। ये थी आज की क्लास। अब ठीक है, अब बताइए आपकी क्लास में कोई जो क्वेश्चन है उसको अटेंड करते हैं। हम्म, सल्तनत का मतलब क्या है, सल्तनत कहाँ से आ गया,
सल्तनत वर्ड तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। चलिए फिर भी बता देता हूँ। सल्तनत मीन्स आपका राज्य, ठीक है। और ये पीरियड क्यों कहा जा रहा है? सल्तनत का मतलब कि आपके ऊपर कोई है। आपके ऊपर कौन है? जो क्या कहते हैं इसको, जैसे मुगल बाद सल्तनत पीरियड है, फिर मुगल पीरियड आता है। तो सल्तनत और मुगल में अंतर ये है कि जो उनके मुखिया थे, जिसको क्या कहते हैं, खुदा के बाद पैगंबर आएंगे, और पैगंबर जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके मुखिया कौन होंगे? वो आईएसएस आईएस वाला क्या था नाम उसका, बगदादी। वो क्या बन, खलीफा। खलीफा। तो खलीफा के जो अंडर में रहेगा वो सल्तनत कहलाएगा। खलीफा के अंडर में जो रहेगा, जो राजा आएंगे, उसको सल्तनत कहा जाएगा। ठीक है। रतन का ये सवाल था। सोनिया का सवाल है, भारत में बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए हैं सर। हाँ, शासक तो हुए हैं। अब अच्छे बुरे तो ये तो देखने के लिए चश्मा चाहिए। पर राजा रजवाड़ों को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता। बिहार से सर? बिहार में क्या है सोनिया? बिहार में पता नहीं। आप थोड़ा संदर्भ इसको विशेष बताइए कि किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। और तीसरा है क्या, बयाना राजस्थान में है? हाँ। बहुत वेरी गुड। रतन एंड शशांक, बयाना राजस्थान में, बिल्कुल। चलिए, रतन का सवाल है, डेनिस 1845 में चले गए थे। 1845? नहीं, 1745 में लिख रहा हूँ यहाँ पे ना। मैंने जो इसमें लिखा है 1745 लिखा है, 1845 में। इसको मैं देख लूंगा, ठीक है। अभी आपको देख के कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। और सोनिया का सवाल है, आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था सोनिया? बयाना वाला, हाँ हाँ हाँ, बयाना वाला पूछा था। चलिए, तो आज का तो ये सवाल हो गया। अब आप बताइए। मेरा रॉन्ग? अरे रॉन्ग वॉन्ग से, रॉन्ग राइट से कुछ नहीं है। पढ़ते जाइए। यहाँ गलती कीजिएगा कोई समस्या नहीं है, एग्जाम में सही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ गलती करते तो मैं कहता हूँ 50,000 और गलती कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, पर एग्जाम में सही होना चाहिए। अरे गलती कीजिएगा तभी तो सही होगा ना। चलिए, और किसी का कोई सवाल? तक्षशिला क्या है? सोनिया का सवाल है, तक्षशिला क्या है? तक्षशिला का पुराना नाम एक स्थान का नाम है, ठीक है। तक्षशिला का पुराना नाम मिलता है शास्त्रों में भी, शिला। ठीक है। यही यहाँ पाली ग्रंथ के लिए, पाली और संस्कृत, ठीक है, इन दोनों का सबसे बड़ा चाहिए कि विश्वविद्यालय टाइप का था, कि विश्वविद्यालय की वहां पे से ही चाणक्य आए थे। ठीक है। ये एक महाविद्यालय था जहाँ पे लोग, हाँ, मैग्ना कार्टा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संधि जो हुई थी उसको मैग्ना कार्टा गया, एक मैग्ना कार्टा स्थान का नाम था, वहां पे ये संधि हुई। तो ठीक है। तो इसी संधि को कहा, जब हम कोई इंपॉर्टेंट संधि जब हम किसी के पास कहते हैं, एकदम मील का पत्थर साबित हो, तो उसको हम लोग मैग्ना कार्टा की उपाधि देते हैं कि हाँ भाई ये मैग्ना कार्टा है, बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। मतलब उसकी महत्व, उसके महत्व को दर्शाने के लिए कहते हैं। ठीक है। हाँ। और किसी का कोई सवाल?
सोनिया सर, नील क्या है जो इतना फेमस था? नील कपड़े, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले, आज भी वो आती है, अब तो खैर वो केमिकल है। नील एक पाउडर है, नीला पाउडर, उससे कपड़े, सूती कपड़े जो होते थे उसको रंगने में काम आता था। ठीक है, आज भी व्हाइट कपड़े को अगर हम मतलब एकदम सफेद, सफेदी की चमकार, है ना, सफेदी की चमकार जैसा कुछ करना चाहें तो वो आज हम लोग वर्तमान में आला यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग बचपन में नील वगैरह यूज किया करते थे, पाउडर की तरह था उसको। अब लेकिन नील के बाद क्या है, तो वो विभिन्न रंगों में कपड़ों में कलर डालने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए। फिर जर्मन डाई आने लगा तो नील की खेती में अब मुनाफा फिर कम होने लगा। हाँ, और किसी का कोई सवाल? रतन का सवाल है, हमारे यहाँ आज भी यूज किया जाता था। चलिए, तो रतन अब लॉकडाउन के बाद जब क्लास आएंगे तो नील लेके आएंगे। चलिए, हम लोग देखेंगे क्योंकि हमें अब नील देखने को नहीं मिलता। हम्म, चलिए, और किसी का कोई सवाल? किसी का और कोई सवाल है तो बताइए। डिम्पल और पूजा, इन दोनों का कभी कोई सवाल नहीं होता है। बेसिकली ये लोग आपके पुरुष हैं, सर्वज्ञानी, सर्व गुण, क्या कहते हैं वो, सर्व, सभी ज्ञान इनके पास है। हाँ, मनसब मतलब क्या है? ये एक तरह की पदवी है, ठीक है, जिसकी जो संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिसके पास जितना मनसब हो, 400 का मनसब, अकबर के काल से लेके हम औरंगजेब के काल तक देखते हैं, सबको मनसब प्रदान किया गया। मनसब का मतलब एक पोस्ट भी है, और उसको जात और सवार में बांटा गया था। कितनी भूमि होगी और कितने संख्या में घोड़े होंगे, सशस्त्र सेना वाले, घुड़सवार सैनिक, जाता और सवार में। मनसब बेसिकली आप जमीन समझ लीजिए उसको पहले। मनसब का कौन सी पोस्ट है? जमींदार वाली पोस्ट समझ लीजिए। जिसके पास मनसब होगा तो वो खेती से जो रेवेन्यू आएगा वो भी रखेगा। ठीक है, मिल्कियत उसकी हो गई, मालिक नहीं हुआ पर मिल्कियत हो गया, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो उसका, उसमें से उसको टैक्स मिलना ही मिलना है। तो अमूमन शासक वर्ग इसलिए ये मनसब प्रदान करते थे ताकि, बेसिकली क्या था कि केंद्र में एक राजा है, ठीक है, जैसे आप समझिए दिल्ली में एक राजा है, और बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये सब स्टेट जो है वो उनके सिपा सलार और उनके सामंत लोग संभाल रहे हैं। तो उनको जमीन दे दी गई कि जमीन जो है इसके मालिक नहीं है, अब करता धरता आप है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो आप हमें अपना परसेंटेज काट के केंद्र तक टैक्स उसका पहुंचा दीजिएगा। इसीलिए मनसब दिया जाता था। तो इसमें 5-5 हजार तक की मनसब, 7 हजार, जहांगीर के शासनकाल में 7 हजार तक का मनसब दिया गया। और सबसे ज्यादा मनसब जो है, आप अगर उसमें जाइएगा तो एकता व्यवस्था थी, तो सल्तनत पीरियड में, तो सल्तनत में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एकता बांटी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, एमबीटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जब वो पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा आपको। और किसी का कोई सवाल? सोनिया सर, क्या डेनिस जल्दी क्यों भाग गए, इसका रीजन क्या था? हो, हो सकता है सर, जबकि वे पावरफुल थे। नहीं, डेनिस पावरफुल कहाँ थे? उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बस था कि भाई हम इनसे सकेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप वर्तमान उस समय की राजनीति को देखें, समय को देखें, तो वो बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन हाँ, व्यापार तो कर ही सकता था। और पावरफुल नहीं है तो लड़ तो सकता नहीं, पर व्यापार तो कर किया ही जा सकता है। तो जब व्यापार पे एकाधिकार भारत का में जब ब्रिटेन का बनने लगा, तो पावरफुल शक्ति के हाथ में अपना व्यापार, जैसे कहते हैं ना कि छोटे दुकानदार की जगह
2 दुकान खुले हुए हैं, पर अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी आके खड़ी हो जाए बगल में, ठीक है, तो छोटे दुकान पर ये दबाव पड़ता है, वो बड़ी कंपनी चाहेगी कि वो दुकान उसको बेच के चला जाए। बस एज इट इज यही समझ लीजिए, इट्स अ पावर गेम। किसी और का कोई सवाल? कुलदीप, आपके आंसर को मैं आज आज या कल तक मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ लिखा है जो मैंने दिया था? ये तो मैं पूछना ही भूल गया। और देखिए आप लोग भी कितने चालाक हैं? बता नहीं रहे कि हाँ कोई किसी ने क्वेश्चन भी लिखा हो, क्योंकि मुझे ध्यान से उतर गया तो आपने भी नहीं बताया। हम्म। पूजा, आपका मैसेज आया था कि आप लिखोगे, लिख दिया आपने? डिम्पल, आपने लिखा? क्या शशांक, किसी ने लिखा हो तो बताइए। रतन, ओके, चलिए तो मैं इसको देखूंगा। एक सॉफ्टवेयर एक है सर, उसको उससे मैं कोशिश करूंगा सर से पूछ के, अगर कुछ चेक करने का साधन हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। हम्म, एक सेकंड जरा सा देखो कहीं आ जाए व्हाट्सएप पे। कुलदीप का कोई आंसर हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की। ये नहीं खुलेगा क्या? है नहीं खुल गया तो वाह। कुलदीप 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 का आंसर, कुलदीप का आंसर, कुलदीप का आंसर। हम्म, कुलदीप। हम्म, ये प्रांत। हाँ एक मिनट, अभी आपका जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड। जरा सा मैं कुलदीप का जरा सा देखने की कोशिश करूँ। हम्म, कहाँ गया? हाँ, ये आप लोगों को दिखना चाहिए शायद। कुलदीप, ये आंसर आपको आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जैसा बताइए तो एक मिनट कमेंट करके। हाँ हाँ कुलदीप, मैग्ना कार्टा मतलब कि इम्पोर्टेंट संधि है ना ये, इसलिए उसका संविधान में भी यूज हुआ है। हाँ, एक मिनट, ये आप लोगों को कुछ स्क्रीन में दिख रहा है क्या? कुलदीप, आपके आंसर आपको दिख रहा है क्या? हाँ, चलिए चलिए। चलिए तो एक मेरा प्रयोग सफल रहा। अब जरा सा इस पे जरा सा बात कर लेते हैं। कुलदीप ने मॉब लिंचिंग पे ये देखिए ये लिखा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और लोगों के बीच में रहना हमेशा मानव की विशेषता रही है, और वह अपने देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इस तरह की भीड़ की हिंसा बदल जाती है, उससे हमारे अंदर सुरक्षा का डर डर की भावना बैठती जा रही है। भीड़ के हाथों लगातार हो रही हत्या देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई हिंसक चीज हो रहा है, अर्थात भीड़ शिकार हो रहा है, अर्थात भीड़ किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर स्वयं जन्म देती है। भीड़ द्वारा की गई हत्या को मॉब लिंचिंग। हाँ ठीक है, ये ऊपर के लाइन तो आपने वर्तमान में बता दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो लास्ट का जो 2 लाइन है यहाँ से, भीड़ किसी
व्यक्ति को यहाँ से, कुलदीप, ठीक है, यहाँ से आप भीड़ वाले से, इसको बस यही, बाकी ऊपर के इररिलेवेंट है, आपको सिर्फ यहीं से लिखना है, ठीक है। चलिए कारण बता देते हैं, कारण नहीं तो मैंने टॉपिक ऐसे नहीं दिया था मॉब लिंचिंग, मैंने क्वेश्चन, चलिए ठीक है देख लेते हैं फिर भी। बहुसंख्यक और असंख्य समुदाय के बीच नफरत की आग जो हमेशा एक दूसरे को अच्छे से अंदर ही अंदर उकसाती है, और जब मौका मिलता है तो एक दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इतना लंबी लंबी बातें नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक होना होगा आपको, और शब्दों का कम शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। कारण तो एक दो समुदायों के बीच आपसी घृणा, बस हो गई बात खत्म। देखिए 3-4 शब्दों का इस्तेमाल किया और आप ही की बात को मैंने कह दिया। दो समुदायों के बीच आपसी घृणा, आपसी विवाद, ठीक है, समाज में व्याप्त गुस्सा, यह गुस्सा शासन व्यवस्था, न्यायपालिका और सुरक्षा बलों की व्यवस्था। हाँ, ये लाइन आपकी बहुत अच्छी है, समाज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने लिखी है, सही है। राजनीतिक विचारधारा, हाँ ठीक है, राजनीतिक विचारधारा भी होती है, बिल्कुल ठीक है। मॉब लिंचिंग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, भीड़ द्वारा पीछे हत्या करने सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग सख्त कानून बनाता है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने आप कानून नहीं बना सकता है। नहीं, ये लाइन नहीं है, दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में जिन्हें अधिकार दिया गया है, ये मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायालय शांति बनाए रखने के लिए घटनाओं को निवारण और उपचारण और दंडनीय उपायों को निर्धारित किया गया है। इसमें जुड़े अन्य सुझावों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रिपल में ट्रायल और पुलिस अधीक्षक के स्तर जैसे जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ठीक है। इस दिशा निर्देश को सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने, हाँ ठीक है, ये 2 लाइन तो ठीक, ये 3 लाइन ठीक है, ये आपकी ठीक है। ये इसका जो पिछले वाला ये जो लाइन है आपका, ये लाइन रिलेवेंट है, ये लाइन इररिलेवेंट है, मतलब कि इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। दिशा निर्देश की जब आप यहाँ पे आपने टॉपिक दे दिया है सब टॉपिक, तो फिर आपको दिशा निर्देश सीधा लिखना है, सीधे आंसर पे आना है। ये आपने अपनी लाइन जो डाली है, ये यहाँ पे एक गलत होगा, ये ठीक है। चलिए, और कुलदीप ने लिखा है मॉब लिंचिंग द्वारा की जाने हिंसा को रोकने के उपाय, तो कानून का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना सही है। अपराधियों के लिए सख्त सजा, ठीक है, सख्त, हाँ ठीक है, चलिए। पुलिस को ऐसी स्थिति में उचित कदम उठाने की अनुमति जानी चाहिए, ओके ठीक है। विशेषज्ञ कानूनविदों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अपराधी कानून की क्या कमियों से का ज्यादा फायदा उठा ना पाए, ओके ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडिया में फैलाई गई अफवाहों का सर्वाधिक योगदान होता है जो भीड़ को एकत्र करने में भूमिका अदा करती है। नहीं तो ये लाइन भी देखिए, अब आपने लिखा तो सही है, लेकिन फिर उपाय के रूप में ये तो हो नहीं सकता ना कुलदीप, उपाय के रूप में ये लाइन नहीं हो सकती कभी भी। ये तो हो रहा है तो बिल्कुल सबको पता है, लेकिन ये उपाय नहीं है ना, ये कारण है। और आपने टॉपिक दे रखा है यहाँ पे उपाय और लिख दिया है कारण, ठीक है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। अतः इन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, ठीक है, सख्त आवश्यकता है, हाँ ठीक है। चलिए, कोई नहीं, चलिए, तो ये तो हो गया। अब आप बताइए कि और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, एक सेकंड। क्या है, बट क्या पाबंदी भी जीपीएस लगानी चाहिए सर मीडिया पर। हाँ, नहीं मीडिया पे देखिए पाबंदी लगाइएगा तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी के लोग फिर उसके वो हो जाएंगे। हाँ, फेक न्यूज जो भी मीडिया चलाता है, जैसे बहुत सारे मीडिया पर्सनल जो ब्लॉगर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उन पे तो लगाम नकेल तो कसना ही चाहिए, ठीक है।
जो भी ऐसा ऐसी हरकत करता पाया जाए उसको उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और किसी का कोई सवाल? देखिए कुलदीप का बहुत अच्छा प्रयास रहा, जो कुछ कमियां थी वो आपको मैंने बता दी, उसको ठीक कीजिएगा। और ये मैंने कुछ नया तरीके से सीखने की कोशिश की है, तो चलिए कामयाब रहा। कुलदीप मेरी बात समझ में आई आपको? कुलदीप? हाँ हाँ, जियो सर, अच्छा जी सर मैंने कहा अरे, मैं तो रिलायंस का कैसे हो गया। चलिए चलिए, ठीक है। तो और रतन का क्या है, फेक न्यूज वाले आईडी को रद्द कर, हाँ। तो हेलो, देखिए रतन, आईडी को रद्द कर देना चाहिए, पर ये काम सरकार के हाथ में नहीं है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी जो लोग चला रहे हैं, वो उसकी कंपनियां भारत में स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है, ना ही उसका कोई हेडक्वार्टर है। तो भारत सरकार को इस दिशा में काम जरूर करना चाहिए, और ऐसा सरकार कर भी रही है। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल? तो आप लोगों के जो भी आंसर होंगे, तो मैं यहीं पे चेक कर दिया करूंगा, ऐसे कोशिश करके, ठीक है। आप लोग ताकि एक दूसरे के आंसर भी देख पाओगे आप लोग, ठीक है। ये तरीका सही रहेगा। हाँ ऑब्वियस है, तो कानूनी कार्रवाई अभी सिद्धार्थ सिद्धार्थ वरदराजन के उस पे तो किया ही जा रहा है ना। उन्होंने एक हिंदू में फेक न्यूज चला दी है, प्रिंट रो स्क्रोल, ये सब जो वायर, ये सब के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की ही जा रही है। छोटे छोटे जो ब्लॉगर्स है, जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनके खिलाफ तो कानूनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें कोई शक भी नहीं है। जो भी मीडिया ग्रुप ऐसा करता है, उसको उसके लिए तत्काल बहुत सारे प्रावधान दिए सरकार ने किए हैं। चलिए, तो आज का प्रश्न समाप्त। और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और कुलदीप आप जरा थोड़ा सा ना मुझे लगता है आप बहुत स्पीड लिखते हैं शायद, तो आप थोड़ा सा धीरे कीजिए, ताकि आपके शब्द जो है वो खुल के उसमें निखार आ सके, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। मेरी बात आप लोग से जा रही है ना? हाँ ठीक है, धीरे धीरे लिखिए, ताकि शब्दों की बनावट अच्छी से आए और अच्छे से आए, क्योंकि टीचर इतना मेहनत करके नहीं पढ़ेगा, वो प्रॉब्लम ये है। और बताइए, तो और किसी का कोई सवाल? चलिए, तो फिर आज की क्लास रखें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलिए, ओके सोनिया, ठीक है, चलिए फिर, ओके रतन। चलिए, वेलकम। ओके।